नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 23 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, G20 का जो शिखर सम्मेलन था, क्रम में ये 15वां था और इसका आयोजन अभी हाल ही में 21 नवंबर को किया गया। तो उसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये वर्चुअल रूप से हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब के जो किंग हैं, किंग सलमान, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एनी ने जो ट्वीट किया है, ये तस्वीर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में मैंने लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स द 15th G20 समिट चेयर्ड बाय द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अंडर द थीम। अब थीम क्या है? रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो G20 का 15वां सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है और इसमें चेयरपर्सन रहा है सऊदी अरब। ठीक है, तो जो मुख्य बातें हैं उसको देख लेते हैं। अध्यक्षता की है सऊदी अरब के किंग सलमान ने। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया है और इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स। थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि भारत के साथ किस देश ने रुपे कार्ड का फेज 2 शुरू किया है। तो दोस्तों, रुपे कार्ड फेज 2 का मतलब ये है कि इसका जो फेज 1 है वो अगस्त 2019 में शुरू किया गया था और फेज 1 के अंतर्गत जो भी भारतीय जाते थे भूटान, तो सही जवाब क्या बन गया? भूटान। तो जो भारतीय जाते थे भूटान, वहां पर वो अपने रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन फेज 2 के अंतर्गत अब जो भूटान से आएंगे लोग भारत में विजिट करने के लिए, वो लोग भी रुपे का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने रुपे कार्ड फेज 2 की शुरुआत की है। फेज 1 की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी, जिसमें भारतीय विजिटर्स को भूटान में रुपे कार्ड यूज करने की सुविधा मिलती थी। फेज 2 में भूटान के नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब ये है कि इसके पहले यहाँ का रुपे कार्ड वहां पर एक्सेसिबल था, अब वहां पर जो लोग कार्ड लेकर आएंगे, खास तौर से भूटान का जो नेशनल बैंक है उसके द्वारा जो कार्ड जारी होगा, तो उसको एक्सेस कर पाएंगे भारत में। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा था कि आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्डधारक भारत में 1 लाख रुपए से अधिक एटीएम और 20 लाख रुपए से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की, यानी कि POS जो सुविधा होती है, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों, ये चुने गए हैं भारत के जो CAG हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इनको जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। दोस्तों, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कुल मिला के 179 देश हैं और 13 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिनकी जो पार्लियामेंट है उसका यह एक यूनियन है। मतलब यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें 179 देशों की पार्लियामेंट और 13 एसोसिएट मेंबर्स की पार्लियामेंट का एक संघ है। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो कर रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के जो कि CAG हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महा आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महा आवास, देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको एक बार आप देख लेंगे, फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। इस प्रश्न में ही इसका जवाब ही छिपा हुआ है। महा आवास, तो इसका मतलब होगा कि ये जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो विकल्प C हमारा बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में और इसका उद्देश्य है कि अगले 100 दिनों में 8,82,000 घर बनाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में महाराष्ट्र में, जिसकी कुल अनुमानित लागत होगी कितनी?
4,000 करोड़ रुपए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीसी राइजिंग डे का 72वां संस्करण कब मनाया गया है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया। तो ये इसका 72वां संस्करण था, यानी कि 72 साल पूरे हो गए हैं और ये मनाया गया अभी हाल ही में 22 नवंबर को। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मोहंती पैनल का संबंध किससे है? दोस्तों ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मोहंती पैनल का जो संबंध है वो बड़े कारपोरेट घराने के बैंक लाइसेंस से संबंधित है। तो इसकी जो डिटेलिंग है उसको भी देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके स्वामित्व और कारपोरेट ढांचे पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक कार्यदल का गठन किया है। 5 सदस्यीय, और बड़े कारपोरेट घरानों को बैंक लाइसेंस जारी किए गए हैं। तो इसको हेड कौन कर रहा है? मोहंती पैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला मास गार्डन, मास का मतलब आप काई से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो काई होती है जापान में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में भी इसका बहुत महत्व है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है कि धरती पर सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ था वो काई के रूप में ही हुआ था। एक कोष की जीव के बाद काई ने जन्म लिया था। तो भारत का पहला जो काई गार्डन है वो किस राज्य में खोला जाएगा? सही जवाब इसका उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया है कि सरिया ताल में 10 हेक्टेयर वन भूमि में मास गार्डन बनाया गया है। 1 हेक्टेयर में काई की 30 प्रजातियों की नर्सरी बनाई गई है। 1.25 मतलब 1.25 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल है जिसके दोनों तरफ काई की दर्जनों प्रजातियां हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उन्होंने बताया कि यह देश का पहला मास गार्डन है जिसमें एक सूचना केंद्र बनाया गया है ताकि गार्डन में आने वाले लोग या विद्यार्थी जो हैं वो काई के बारे में थोड़ा डीप में जान सकें। जल पुरुष राजेंद्र सिंह, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि जल पुरुष के रूप में किसे कहा जाता है? तो जवाब इसका राजेंद्र सिंह। तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह वन विभाग की सराहनीय पहल है। इससे न केवल समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ी भी काई के महत्व को समझ पाएगी। इस तरह के अलग अलग वनस्पतियों के गार्डन सिर्फ उत्तराखंड नहीं भारत के अन्य राज्यों में भी बनने चाहिए। तो अभी पहला जो बना है वो उत्तराखंड में बना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक कवक पार्क भी बनाया गया था। जो पहला कवक पार्क था वो बनाया गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है, वहां पर कुमायूं के मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क भी यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो पहला काई पार्क, काई गार्डन और कवक पार्क दोनों जो है उत्तराखंड में बनाए गए। तो ये दोनों याद रखना, दोनों को रिलेट करके आप याद रखना। द लास्ट क्वीन नामक किताब किसने लिखी है? दोस्तों अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द लास्ट क्वीन नाम की एक किताब और भी है, लेकिन फिलहाल ये जो किताब है जो चर्चा में है द लास्ट क्वीन, ये किताब लिखी गई है चित्रा बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और ये जो द लास्ट क्वीन है वो रानी जिंदन कौर की कहानी है। रानी जिंदन कौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम पत्नी थी। और एक और किताब है उसका भी नाम सेम यही है, द लास्ट क्वीन, लेकिन वो किताब लिखी गई है इसके द्वारा C.W. गार्टनर के द्वारा। तो दोनों याद रखना आप, द लास्ट क्वीन C.W. गार्टनर और द लास्ट क्वीन को इसके द्वारा चित्रा बनर्जी के द्वारा दोनों जो है लिखा गया है। चित्रा बनर्जी की जो किताब है उसमें रानी जिंदन की कहानी है। दाई दादी क्लिनिक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? दाई दादी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और देखिए मूडीज के द्वारा, जॉन मूडी ने स्थापना की थी मूडीज की, इसलिए इसको मूडीज कहा जाता है और ये अमेरिकन बेस्ड एक संस्था है। तो मूडीज के द्वारा 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है 10.6%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो जीडीपी की ग्रोथ रहेगी 2020-21 में जो अलग अलग संस्थाएं बता रही हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। फिलहाल बात करते हैं मूडीज के बारे में। तो मूडीज की स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। संस्थापक थे जॉन मूडी, वर्तमान सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। इस लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। नवंबर 2020 में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए जारी अपने जीडीपी के पूर्वानुमान को कितना कर दिया है? तो दोस्तों देखिए बार्कलेज ने बताया है
6.4%, ठीक है। और मूडीज ने बताया कितना, 10.6%। और यहीं पर एक डाटा और भी है, वो डाटा क्या है, गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि 2020-21 में भारत की जो जीडीपी होगी वो 10.3% रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। देखिए यहां पर मूडीज क्या बता रहा है, मूडीज बता रहा है 10.6%, समझ गए आप। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स बता रहा है 10.3%, जरा सा अंतर है। लेकिन बार्कलेज के बारे में बात करें अगर हम, तो बार्कलेज जो है बता रहा है इसको 6.4%, ठीक है, 6.4%। तो थोड़ा सा जो आंकड़ा है इसको आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईटेक बिजनेस पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, हाईटेक बिजनेस पार्क ये स्थापित होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये 150 एकड़ में बनेगा, रानीखेड़ा एरिया में। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों हुबली जो है यह कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है और इसका नाम बदलकर अब श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और उनके जो अनुयायी थे वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सरकार की ओर से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। और आपको बता दें सिद्धरूधा स्वामी की 1929 में हुबली में मौत हो गई थी, तो हुबली स्टेशन का नाम अब क्या हो जाएगा, सिद्धरूधा स्वामी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, गुजरात में है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है वो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाया गया है, तो ये याद रखना आप। हाल ही में किस जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया जिन्होंने ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार जीता था, तो दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे इनका नाम था मासातोशी कोशिबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मासातोशी कोशिबा। इनका हाल ही में 94 ईयर की अवस्था में जो निधन हो गया है और उन्होंने सूर्य से प्रभावित होने वाले मायावी कणों, जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं, न्यूट्रिनो, इसका पता लगाने के लिए विशाल भूमिगत कक्षों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, सिट मैक्स 2020 ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि समुद्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो यह किन 3 देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। देखिए इसी में इसका जवाब है, यस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड, ठीक है, समझ गया आप। तो इसको ऐसे याद करोगे तो कभी भूलेगा नहीं आपको, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में। और दोस्तों ये जो समुद्री युद्धाभ्यास किया गया ये अंडमान महासागर में शुरू हुआ है और ये दूसरी बार हुआ है, यानी कि ये इसका दूसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की अवस्था में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बने हैं? तो ये हैं अगस्त जायसवाल, अगस्त जायसवाल। और इन्होंने हैदराबाद की जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है वहां से बीए किया है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, ठीक है, तो ये याद रखना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर घर नल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हर घर नल योजना ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। हालांकि इसकी जो शुरुआत होगी वो मिर्जापुर और सोनभद्र के 3000 गांवों से शुरू की जाएगी, लेकिन लक्ष्य ये है कि 2024 तक पूरे भारत के जितने भी गांव हैं वहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं घर घर में पीने के पानी के लिए कनेक्शन दे दिया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो सीरीज है चल रही है, रोज करंट अफेयर्स के जितने भी अच्छे प्रश्न होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड करके एक अच्छा कलेक्शन बना सकते हैं। अगर आप नियमित आएंगे चैनल पर तो इसमें आपका बहुत अधिक फायदा होगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्न के लिए रोज चैनल पर आना अपना निश्चित करें और हम और आप मिलकर ही अपने कल को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।